ऑफ, लिखो, फॉर्मेशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। ठीक है ऋषभ भाई, हम कर रहे हैं कि पहले दिन जब हम इंडियन फिजियोग्राफी हमने पढ़ी थी तो हमने देखा था कि इंडियन प्लेट कैसे यूरेशियन प्लेट के साथ टकराई और जाके इंडियन हिमालयस बना। उसके बाद हमने दूसरी चीज उसमें देखी थी कैसे इंडियन हिमालयस हर साल 2 सेंटीमीटर जो है उसकी हाइट बढ़ रही है। तीसरी चीज हमने देखी कि कैसे अर्थक्वेक्स और वोल्केनिज्म हर एक पल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि हर एक सेकंड में ना अर्थक्वेक हो रहा है, लेकिन हम उसको, वो इतना माइन्यूट उसका मैग्नीट्यूड है कि हमें वो महसूस नहीं हो रहा। तो इससे ये हमें पता चलता है कि अर्थ हमेशा, अर्थ के अंदर कुछ मोशन चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये है कि हमारे ये लैंड फॉर्म्स जैसे ओशंस और कॉन्टिनेंट्स बन रहे हैं। तो हम देखेंगे कि पुराने जमाने में 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी में क्या क्या ऐसी थ्योरीज दी गई हैं जिसकी वजह से ये एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे ओशंस और कॉन्टिनेंट्स बने। सबसे पहले आपने ये डब्बा बनाना है, पेंटाग्राम बनाओ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। दूसरी आप लिखो कन्वेक्शनल थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट्स। तीसरी आप लिखो सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। चौथी आप लिखो प्लेट टेक्टोनिक्स। और पांचवा जो आप लिखो, अभी लिखो सुपर कॉन्टिनेंट थ्योरी, सुपर कॉन्टिनेंट थ्योरी। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स हो गया। सुपर कॉन्टिनेंटल हाइपोथेसिस और थ्योरी, सुपर कॉन्टिनेंटल हाइपोथेसिस और थ्योरी। ठीक है, तो हम वापस से इसको रिपीट करते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे ओशंस और कॉन्टिनेंट्स बने हैं। इसकी झलक हम पहले पढ़ चुके हैं। हम किस झलक से पढ़ चुके हैं, किस तरीके से हम पढ़ चुके हैं। हमने बोला था लैंड फॉर्म जो बनते हैं वो रिजल्ट होता है, लेकिन उसके पीछे कुछ प्रोसेसेस होते हैं। वो प्रोसेसेस में हमने पढ़ा था एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक, है ना। तो वो ओवरऑल उसको हमने बोला था जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। ठीक है, अब हम उससे भी पीछे जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कौन कौन सी प्रोसेसेस जो है हमारे ओशंस और कॉन्टिनेंट्स को बनाते हैं। तो इन्हीं प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट थ्योरीज दी। सबसे पहले हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, नीचे लिखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी थी? वैगनर ने, अल्फ्रेड वैगनर। ऐसे कर लो वैगनर। अच्छा, दूसरी जो क्या उसके फीचर्स थे वो हमने डायग्राम बना के हमने पूरा कर लिया था। अब हम वापस से पूरी कहानी नहीं सुनेंगे, लिखेंगे कुछ नहीं, सिर्फ डायग्राम बनाएंगे। क्या होता था पहले? सुपर कॉन्टिनेंट होता है जिसे हम क्या कहते थे? पेंजिया। और जो साइड पे हमारा, इसको पेंथलासा कहते थे, पेंथलासा कहते थे। ठीक है, फिर उसके बाद फिर हमने बोला कि ड्यू टू टू फोर्सेस, कौन सी फोर्सेस थी वो?
पोल फ्लिंग फोर्सेस और टाइडल फोर्सेस। यहां पे आप लिखो पोल फ्लिंग फोर्स, टाइडल फोर्स। पोल फ्लिंग फोर्स और टाइडल फोर्स कौन सी होगी? जो सन और मून और अर्थ के बीच में होती है। दूसरी पोल फ्लिंग फोर्सेस जो हो गई जब हमारी अर्थ रोटेट करती है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगती है उसके ऊपर, तो उसको हमने बोला पोल फ्लिंग फोर्सेस। तो एल्फ्रेड वैगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर बोला कि हमारे टाइम पे पुराने जमाने में ये होता था कि पूरी दुनिया पे ना साइड पे क्या होता था? पानी होता था, और उसका उसने नाम दिया पेंथेलासा। सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट होता था जिसका नाम उसने पैंजिया दे दिया, और उसने ये बोला कि दो फोर्सेस, एक का नाम पोल फ्लिंग फोर्स, जिसका उन्होंने बोला कि जब अर्थ रोटेट करती है तो उसके ऊपर कोई भी चीज रोटेट करती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पे एक्ट करती है। उसने बोला कि पोल फ्लिंग फोर्स, और दूसरा उसने बोला कि टाइडल फोर्स मून और अर्थ के बीच में जो फोर्स लगी, उसने बोला कि इन दोनों फोर्सेस की वजह से ये पेंजिया था, ये टूटा। डायग्राम बनाओ, पेंजिया टूटा, और बीच में जो पानी घुसा उसको हमने बोला टिथिस सी, और जो नॉर्थ में चला गया लैंड मास उसको हमने बोला लॉरेंशिया। जो नीचे रह गया साउथ की तरफ वो गोंडवाना। ये हम सब बात कर चुके हैं पहले। हमने बोला कि इंडिया जो था वो गोंडवाना लैंड का था। 71 मिलियन ईयर्स अगो इंडिया जो था वो साउथ में था। वक्त के साथ साथ वो ऊपर जाता रहा, और एक टाइम ऐसा है कि वो यूरेशियन प्लेट के साथ जाके टकराया अराउंड 10 मिलियन ईयर्स अगो। तो वो हम पहले सब कुछ कर चुके हैं। तो उसके बाद गोंडवाना लैंड आ गया। तो इसने ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये कह रही है कि दो फोर्सेस की वजह से जो मेन जो सुपर कॉन्टिनेंट था वो टूटा दो पार्ट्स में, और उसके बीच में चला गया टिथिस सी, और ये लॉरेंशिया और गोंडवाना। और उसने ये बोला कि ये फोर्सेस आज भी चल रही हैं, और चीजें टूट रही हैं, जुड़ रही हैं, तो ये चीजें चल रही हैं। अब इसने ये जो थ्योरी दी है ये किस बेसिस पे दी है? तो 5 इसने क्या दिए हैं? 5 एग्जांपल्स दिए हैं, 5 उसने एविडेंसेस दिए हैं जिसकी बेसिस पे ये बात कर रहे हैं कि ऐसा होता था। तो अब आप साइड पे लगाओ, ये पेंटागन ऐसे बनाओ, पेंटागन बनाओ। पहला लिखो जिग्सा फिट, जिग्सा फिट। दूसरा आप लिखो TILLITE टिलाइट। तीसरा आप लिखो प्लेसर डिपॉजिट्स, प्लेसर डिपॉजिट्स, प्लेसर डिपॉजिट्स। और चौथा लिखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। तो इन एविडेंसेस की बेसिस पे उसने बोला कि ये जो है सुपर कॉन्टिनेंट टूटा, ठीक है। ये थ्योरी थी, लेकिन ये वाले रीजंस थे कि इसने ये वाली थ्योरी दी, ठीक है। अब जिग्सा फिट क्या हुआ? जब हम देखते हैं ये कहां गया, जब हम ये देखेंगे ये है साउथ अमेरिका, अब ये देखो, और ये अफ्रीका की ये वाली कोस्ट। अगर हम इन दोनों को फिट करेंगे एक दूसरे के बीच में फिट हो जाएंगे। तो उसने बोला कि जो अर्थ है, अर्थ के डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं, वो एक पजल की तरह, जिग्सा पजल की तरह है, और वो एक दूसरे के बीच में फिट हो जाते हैं। तो ये हमने कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं, जिग्सा फिट हो गया। एग्जाम्पल दे दो आप, एग्जाम्पल साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिकन ईस्टर्न कोस्ट एंड वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट। साउथ अमेरिकन ईस्टर्न कोस्ट, सो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। आपको समझ आ रही है? उसने बोला कि क्योंकि हम किस बेसिस पे, ये तो इसने थ्योरी दी, लेकिन उसके पीछे एविडेंसेस किस बेस पे ये बोला, उसने ये बात बोली। तो ये सबसे पहला उसने देखा कि साउथ अमेरिका की जो ईस्टर्न कोस्ट है वो दिख रहा है कि वो फिट हो रही है किसमें, वेस्टर्न अफ्रीका की वेस्टर्न कोस्ट के बीच में फिट हो रही है। तो पहला रीजन ये दिया इसने। दूसरा रीजन दिया टिलाइट। अब टिलाइट क्या होता है? टिलाइट होता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स
ऑफ ग्लेशियल डिपॉजिट, जिससे हम बात कर चुके हैं, ग्लेशियल डिपोजिशन की बात कर चुके हैं। जब ग्लेशियर जब मूव करता है तो वो साथ में सेडिमेंट्स को भी लेके चलता है। तो देखा उसने ये देखा कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स इंडिया में है वो ऑफ दैट पीरियड, जब पुराने जमाने के जो सेडिमेंट्री रॉक हैं जो इंडिया में पाए गए हैं वो अलग अलग एरियाज में पाए गए। तो यहां पे आप लिखो सेडिमेंट्री रॉक्स, टिलाइट इज इक्वल टू, लिखो टिलाइट इज इक्वल टू सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियर्स, सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियर्स। एग्जाम्पल लिखो आप, इंडिया, दूसरा लिखो आप अफ्रीका, तीसरा लिखो फॉकलैंड आइलैंड्स, मैं बताऊंगा कहां पे है ये, फॉकलैंड आइलैंड्स, मेडागास्कर, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया, ये आ गया इंडिया, ठीक है। अब हमने बोला कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो इंडिया में पाए गए हैं, जो कि ग्लेशियर की वजह से सेडिमेंटेशन हुई है, वो अगर इंडिया में भी पाए गए, सेम सेडिमेंट्री रॉक्स मेडागास्कर में भी पाए गए, सेम सेडिमेंट्री रॉक्स जो है अफ्रीका में भी पाए गए, सेम सेडिमेंट्री रॉक्स अंटार्कटिका में भी पाए गए, सेम सेडिमेंट्री रॉक्स ऑस्ट्रेलिया में भी पाए गए, और फॉकलैंड आइलैंड्स यहां पे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी जो जगहें थी वो एक टाइम पे इकट्ठी एक जगह पे थी। तो इससे ये उसने बोला कि हाँ, अगर ये टिलाइट हर जगह इन जगहों में पाए गए तो इसका मतलब ये एक जगह थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, पोल फ्लिंग फोर्स और टाइडल फोर्स ने इनको अलग कर दिया। ठीक है, अगला आप लिखो प्लेस्टर डिपॉजिट्स, प्लेस्टर डिपॉजिट्स, प्लेस्टर डिपॉजिट्स, प्लेस्टर डिपॉजिट थे टिलाइट का। हमने बोला कि ग्लेशियल डिपोजिशन होगी, सेडिमेंटेशन ऑफ ग्लेशियल डिपॉजिट्स। अब प्लेस्टर डिपॉजिट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल गोल्ड हो गया, जो प्लेस्टर डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं वो किसी मतलब बहुत ही मतलब वो नहीं कहते कि बड़े प्रीशियस अगर एलिमेंट है ना, तो उसके अगर डिपॉजिट पाए जाए तो उसे प्लेस्टर डिपॉजिट्स कहेंगे। कोई भी प्रीशियस, गोल्ड हो सकता है, निकल हो सकता है, लिथियम हो सकता है, तो किसी भी प्रीशियस अगर एलिमेंट की कोई कहीं पे डिपॉजिट मिल जाए उसे हम बोलेंगे प्लेस्टर डिपॉजिट्स। लिखो यहां पे आप, डिपॉजिट्स ऑफ some precious deposits of some precious minerals, for example gold, जब उसने ये देखा कि अफ्रीका के गाना कोस्ट, उसके बाद गोल्ड कोस्ट अफ्रीका एक कोस्ट होता है, और ब्राजील में गोल्ड पाया गया दोनों जगह, लेकिन उसने ये चीज नोटिस की कि जो अफ्रीका की गोल्ड कोस्ट है वहां पे पेरेंट रॉक ही नहीं है, लेकिन साउथ अमेरिका के ब्राजील में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके यहां पे पेरेंट रॉक ना होने का मतलब ये हुआ, फिर भी गोल्ड के होने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे एक टाइम पे, क्योंकि यहां पे जो है इसके क्या थे, इसकी पेरेंट रॉक थी गोल्ड की, लेकिन यहां पे नहीं थी, लेकिन ये जुड़े हुए थे तो यहां पे भी इसके अवशेष पाए गए। तो प्लेस्टर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड फाउंड, फॉर एग्जांपल गोल्ड का लिखा ना, फॉर एग्जांपल गोल्ड फाउंड इन गाना कोस्ट, ब्रैकेट में लिखो नो पेरेंट रॉक एंड ब्रैकेट क्लोज एंड ब्राजील कोस्ट, ब्रैकेट में लिखो पेरेंट रॉक और वेन प्रेजेंट। ठीक है, ब्राजील कोस्ट में पेरेंट रॉक और वेन जो है ना गोल्ड की वो पाएगी।
ठीक है, तो हम कहां पहुंच चुके हैं, हम तीसरे, ठीक है। तो हम कर रहे हैं वैगनर ने जो ये थ्योरी दी थी कि वक्त एंशियंट टाइम्स में क्या होता था, एक सुपर कॉन्टिनेंट होता था, वो बिकॉज ऑफ टू फोर्सेस वो अलग हुआ, लॉरेंशिया एंड गोंडवाना। और उसने किस एविडेंसेस के बेस पे ये बोला, 4 एविडेंसेस दिए। पहला एविडेंस था कि जिग्सा फिट किस किस का, साउथ अमेरिका की ईस्टर्न कोस्ट और अफ्रीका की वेस्टर्न कोस्ट फिट हो रहे हैं। दूसरा एक इसी से मिलता हुआ कि अफ्रीका की जो वेस्टर्न कोस्ट पे जो गाना कोस्ट है वहां पे गोल्ड पाया गया, लेकिन वहां पे पेरेंट वेन थी गोल्ड की। लेकिन साउथ अमेरिका में तो गोल्ड था, लेकिन वहां पे पेरेंट वेन थी। तो इसका मतलब ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे और वक्त के साथ साथ ये अलग हुए। वो किसकी वजह से हुए, ये 2 फोर्सेस की वजह से। अब चौथा जो लिखो आप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। इसमें आप ऐसे 2 में डिवाइड करो, लेम्यूरिया एंड मीजोसॉरस। लेम्यूरिया एंड मीजोसॉरस। अब सेम चीज उसने देखी कि कुछ फॉसिल्स क्या होते हैं, ऑफ एन एक्सटेंट, जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है स्पीशीज, उसके अगर रिमेन्स मिल जाए तो फॉसिल्स बोलेंगे। अब उसने पाया कि अलग अलग एरियाज में सेम काइंड ऑफ, अब हमने पहले बात की हुई है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट खाली एक जगह थोड़ी मिलेगा, इंडिया में भी मिलता है, इंडोनेशिया में भी मिलेगा, अलग अलग जगह मिलेगा। जहां पे सेम क्लाइमेट होता है तो वहां पे जो ऑर्गेनिजम्स है वो भी सेम होते हैं, सेम काइंड ऑफ उसमें वेजिटेशन होती है, सेम काइंड ऑफ उसमें स्पीशीज होंगी। अगर सेम काइंड ऑफ, फॉर एग्जाम्पल लेम्यूर्स मिले, प्राइमेट की एक कैटेगरी है, अगर लेम्यूर्स फॉर एग्जाम्पल यहां पे मिले और साथ लगा लो लेम्यूर्स कहां पे मिले, लगा लो ऑस्ट्रेलिया में मिले, तो इसका मतलब ये हुआ या तो इनका जो क्लाइमेट और प्राइमेट जो पुराना क्लाइमेट था वो सेम था, या तो ये इकट्ठे जुड़े हुए थे। ऐसा तो नहीं ऑस्ट्रेलिया का क्लाइमेट अलग है, हमारा क्लाइमेट अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फॉसिल यहां पे मिल रहे हैं और वहां पे भी मिल रहे हैं, इसका मतलब ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये इसका कहना है, ये मेरा कहना नहीं है, ये इसका कहना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स में लिखो लेम्यूरिया वो वाले एरियाज को कहा गया। अगर हम पुंछ को कहते हैं तो पुंछ में पुंछीज रहते हैं। लेम्यूरिया वो वाले एरियाज होगी जहां पे लेम्यूर्स मिलते हैं। तो लिखो फॉर एग्जांपल इंडिया, मेडागास्कर एंड अफ्रीका, ठीक है। सो अगर हमें कोई पूछे कि लेम्यूरिया किस लैंड मास को कहते हैं, वो इंडिया है, मेडागास्कर एंड अफ्रीका है। देखो पहले दिन से मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे हमें फैक्ट्स याद रखने हैं, ठीक है। यहां पे वो नहीं है कि मुझे कंसेप्ट ज्यादा क्लियर है, मुझे ज्यादा कम क्लियर है, ठीक है। ये वाला वो वाला हमने नंबर लेने हैं, ठीक है, टेक्निक से नंबर लेने हैं। तो हमारी ये टेक्निक बन गई कि किताब वैगनर ने 2 फॉसिल्स की बात की, हमें वो याद रखने हैं। हमने बोला लेम्यूर्स और मीजोसॉरस। लेम्यूर्स का हमने बोला कहां पे पाया गया, इंडिया में, मेडागास्कर में एंड अफ्रीका। यही क्वेश्चन पूछेगा। देखो यहां से और इसके बीच में हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर उन्होंने बोल दिया जी अंटार्कटिका में पाया गया और हमने अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ, तो हम इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। हम बोलेंगे जी हाँ पढ़ा था कि जी वो अंटार्कटिका से साथ भी है। तो हमें यहां पे याद रखना है लेम्यूरिया जो है वो 3 लैंड मासेस को जोड़ के मिलता है कि इंडिया, मेडागास्कर और मीजोसॉरस कहां पे मिला है, लिखो आप। साउथ अफ्रीका के सदर्न केप प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका, सदर्न केप प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड दूसरा ब्राजील। अगर हम देखें, अगर मीजोसॉरस यहां पे मिल रहा है और यहां पे ब्राजील में मिल रहा है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर ब्राजील कहां पे और साउथ, इसका क्लाइमेट जमीन आसमान का फर्क होगा। लेकिन फिर भी सेम काइंड ऑफ फॉसिल्स मिलने का ये मतलब हुआ ये एक टाइम पे इकट्ठे थे। तो यही चीज वैगनर तो कह रहा था कि सारे जो है एक जगह पे इकट्ठे थे।
फिर उसके बाद पोल फ्लिंग फोर्स और टाइडल फोर्सेस ने इनको सबको अलग अलग कर दिया। जो नॉर्थ में चले गए उन्हें हमने लॉरेंशिया बोल दिया, जो साउथ में चले गए होंगे उन्हें हमने बोल दिया लेम्यूरिया लैंड मास। फॉर एग्जांपल जगहों का नाम, वो वाली जगह जहां पे लेम्यूर्स मैंने बोला कि प्राइमेट स्पीशीज है, मतलब मैमल्स है, ठीक है। तो वो कहां कहां पे उनके फॉसिल्स मिले, वो यहाँ पे मिले, इंडिया में, मेडागास्कर में, अफ्रीका में। और जहां पे ये मिले उन्हें हमने, वो वाली लैंड मास जहां जहां पे वो मिले उन्हें हमने लेम्यूरिया बोल दिया, ठीक है। तो हमारा ये जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट खत्म हो गया। हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कैसे ओशंस और कॉन्टिनेंट्स बने। अब हम इसने बता दिया कि ओशंस और कॉन्टिनेंट्स कैसे बने, विद द हेल्प ऑफ टू फोर्सेस, पोल फ्लिंग फोर्स एंड टाइडल फोर्स, ठीक है। अब जो दूसरा बंदा आएगा, जो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी थी, उसमें उसने कुछ अलग बोला हुआ है। इसने बोला कि जो फोर्स लग रही है, जो कॉन्टिनेंट्स और ओशंस को बनाने वाली फोर्स है, वो बाहर से है, एक पोल फ्लिंग फोर्स और एक टाइडल फोर्स। अब दूसरा आप लिखो, दूसरा लिखो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, कन्वेक्शनल ठीक है। अब कन्वेक्शनल करंट थ्योरी क्या है, हमने पढ़ा था कि एस्थेनोस्फीयर होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारी क्रस्ट है, क्रस्ट होती है अराउंड 40 to 70 किलोमीटर्स, उसके नीचे हमारा मेंटल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहां पे कहीं पे एस्थेनोस्फीयर होता है, ये एस्थेनोस्फीयर है। अब इसके ऊपर हमने बोला कि ये जितने भी ये वाला क्रस्ट एस्थेनोस्फीयर के ऊपर जो स्ट्रक्चर बनेगा उन्हें हमने प्लेट्स बोला था। प्लेट्स क्या थे, प्लेट्स थी क्रस्ट प्लस आउटर अपर मेंटल। अब एस्थेनोस्फीयर में मैंने बोला था कि ये सेमी लिक्विड है, ठीक है, सेमी लिक्विड है। सेमी लिक्विड है कि ना ये लिक्विड है और ना ये सॉलिड है, ठीक है। प्लास्टिक सेमी लिक्विड और प्लास्टिक बोलेंगे। अब ये होता है इसने, अब एस्थेनोस्फीयर क्यों है ऐसा, क्योंकि यहां पे रेडियो एक्टिविटी है, ठीक है। ये किस वजह से है, क्योंकि यहां पे रेडियो एक्टिविटी है। जहां पे रेडियो एक्टिविटी होती है वहां पे क्या होता है, वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब यहां पे अगर यहां पे रेडियो एक्टिविटी है तो यहां पे क्या होगा, यहां पे सेमी लिक्विड बनेगा। अब इस बंदे ने, अच्छा, कन्वेक्शनल थ्योरी वाज गिवन बाय आर्थर होम्स। अब उसने ये बोला कि फॉर एग्जांपल हमने बात की हुई है कि एनर्जी मूव्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसने बोला कि बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी देयर कम्स थर्मल डिफरेंसेस बिटवीन वन प्लेस एंड, अब इसमें यहां पे थर्मल, यहां पे ज्यादा अगर गर्म है, यहां पे कम है, तो एनर्जी यहां से इस तरफ मूव करेगी। उसने बोला कि ये कन्वेक्शनल करंट ऐसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं, ऐसे बनेंगे पूरे एस्थेनोस्फीयर में, ऐसे कन्वेक्शनल करंट बनेंगे। जब वो नीचे से मूव करेंगे तो ऊपर से प्लेट्स को भी असर होगा, जब वो प्लेट्स को असर होगा तो कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस बनेंगे, समझ आई। उसने बोला कि ये जो फोर्स है, हम बात की कि जो कॉन्टिनेंट और ओशियंस बनने की जो फोर्स है, पहले में हमने बात की कि वो बाहर से आती है। अब इसने बोला कि वो वाली फोर्स जो है, वो वाला जो मोशन बनता है, जो कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस को बनाता है, वो वाली फोर्स अंदर से आती है। वो अंदर से कहां से आती है, कन्वेक्शनल करंट से आती है। वो कन्वेक्शनल करंट्स कैसे बनते हैं, थर्मल डिफरेंसेस बिटवीन वन पार्ट ऑफ एस्थेनोस्फीयर एंड अदर पार्ट ऑफ एस्थेनोस्फीयर। वो कैसे बनता है, बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। आपको क्लियर होगी चीज। देखो हम बात कर रहे हैं कि कैसे ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स बने। पहले हमने बोला कि ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, वेगनर ने बोला कि वो कैसे बनते हैं, बिकॉज ऑफ टू फोर्सेस, टाइडल फोर्स एंड पोल फ्लिंग फोर्स। वो क्लियर हो गया। अब कन्वेक्शनल करंट थ्योरी में आर्थर होम्स ने बोला कि वो कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस जो है वो बाहर से नहीं, वो अंदर से बनते हैं। वो जो फोर्स जो है इनको बनाती है वो अंदर से आती है। अब उसने एक्सप्लेन किया कि कैसे वो फोर्स बनती है। उसने बोला कि देयर इज रेडियो एक्टिविटी इन एस्थेनोस्फीयर,
बिकॉज ऑफ दैट गर्म हो जाती है ना। जब वो गर्म होगी तो सेमी लिक्विड बनेगा, ठीक है। और उस रेडियो एक्टिविटी, किसी जगह ज्यादा रेडियो एक्टिविटी होगी, किसी जगह कम होगी। जहां पे ज्यादा रेडियो एक्टिविटी होगी वहां पे ज्यादा गर्मी होगी, जहां पे कम होगी तो वहां पे। अब उसकी वजह से थर्मल डिफरेंसेस है। जब थर्मल डिफरेंसेस एनर्जी मूव करेगी, जब ऐसे एक करंट बनेगा, सर्कुलर करंट बनेगा, जब वो सर्कुलर करंट बनेगा तो वो जब मूव करेगा तो ऊपर प्लेट्स भी मूव करेंगी। जब प्लेट मूव करेंगी तो उसकी वजह से ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स बनेंगे। तो ये था इसका, हो गया क्लियर। अब जब इसके बाद आती है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, अब वो उसको करते हैं। हाँ ये बनाओ। ज्यादा तेज आ रहे हैं ना, बनाओ बनाओ। ठीक है। अब इसके बाद सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। देखो हम पहले पहले दिन से मैं ये कह रहा हूं कि जो भी कोई भी टॉपिक हम पढ़ेंगे तो हम जो उसका बेसिक थीम है उसके पास वापस आएंगे। हम पढ़ रहे हैं कि ओशंस और कॉन्टिनेंट्स कैसे बनते हैं। अब जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग बाय 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 हैस, ठीक है, हैस। अब इसने क्या बोला, इसने बोला, लिखो आप, कांस्टेंट कांस्टेंट इरप्शंस, कांस्टेंट इरप्शंस at the crest of at the crest of oceanic ridges causes the rupture of oceanic crust and new lava comes out, pushing the pushing the pushing the oceanic crust on the either side,
on either side. Full stop. The ocean floor thus spreads. अभी हमने बोला कि अस्थिनोस्फीयर जो है सेमी लिक्विड है। अब फॉर एग्जांपल ये सोचो, ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल सोचो कि इसके नीचे अस्थिनोस्फीयर है, प्लेट्स के नीचे अस्थिनोस्फीयर होती है। अब उसने बोला कि बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये करंट्स बन रहे हैं, ऐसे हमने बोला कन्वेक्शनल करंट बन रहे हैं, उसने बोला कि ये वाला जो बीच में प्लेट्स के बीच में स्पेस थी, इसको तोड़ के ये लावा बाहर निकलेगा और ये दोनों तरफ स्प्रेड होगा ऐसे, ठीक है। साथ में ये प्लेट, ये कन्वेक्शनल करंट भी इसको पुश करने की कोशिश करेगा। जब ये इसको पुश करेगा, यहां पे भी एक करंट बनेगा। वो ये कह रहा है कि यहां से जब ये कन्वेक्शनल करंट बना, ठीक है, एक तो इस प्लेट को इस तरफ पुश करेगा, दूसरा यहां से जब ये इस तरफ पुश किया तो यहां पे स्पेस बनेगी, जब स्पेस बनेगी तो लावा बाहर आएगा, जब लावा बाहर आएगा तो यहां पे ये गिरेगा नीचे, ठीक है। अब ये वाली प्लेट आगे जाएगी, आगे वाली एक और प्लेट होगी कहीं पे, ठीक है। अब ये इसके नीचे धसेगी, जब यहां पे धसेगी तो यहां पे हमने बोला कि जब दो प्लेट टकराती हैं तो वहां पे क्या होगा, माउंटेन्स बनेगा। हमने बोला ना टकराती हैं, जब हमारी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ टकराए तो माउंटेन्स बने। तो माउंटेन बनने का मतलब हुआ ये कॉन्टिनेंट बने, ये ना कॉन्टिनेंट ही बने ना, ठीक है। अब इसने बोला कि जब ये ओशन फ्लो, ओशन के नीचे से एस्थिनोस्फीयर से जब लावा बाहर निकला तो यहां पे ये स्प्रेड हुआ, तो यहां पे रिजेस बने, ठीक है, रिजेस बने, जिसकी वजह से ये हुआ कि एक तो इसकी वजह से ये इधर गई, अब रिजेस बने तो नया नया नए ओशंस बने। तो इसका कहना, हम बेसिकली ओशंस और कॉन्टिनेंट्स के बनने की बात कर रहे हैं। तो इसने बोला कि कांस्टेंट वोल्केनिक करप्शन इसमें हो रहे हैं और कॉन्स्टेंटली जो है ओशंस और कॉन्टिनेंट्स बन रहे हैं और यहां पे बन रहे हैं और यहां पे टूट रहे हैं। ये ओशनिक प्लेट जो इधर जा रही है ये यहां पे टूट रही है, देखो, ठीक है। सोचो कि ये कॉन्टिनेंटल प्लेट थी और ये कौन सी प्लेट है, ओशियनिक प्लेट है। यहां पे वो हुआ, ओशन स्प्रेड हुआ, वॉल्केनिक करप्शन हुई और यहां पे आके गिरी। हमने बोला ये वाली इधर पुश होगी, जब इधर पुश होगी वो इसके नीचे जाएगी, क्योंकि ओशियनिक क्रस्ट हमने बोला था कि डेंसर होती है। हमने बोला था 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका हमने बोला था 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो डेंसर होता है वो नीचे दसती है, सबसे इसको कहते हैं सबसिडेंस होगा इसका, इसके नीचे जाएगी तो यहां पे माउंटेन्स बनेंगे, ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स बने। जब यहां पे फोल्ड माउंटेन्स बने, यहां से ये नीचे की तो यहां पे ये जो ओशियनिक क्रस्ट है, ओशियनिक क्रस्ट यहां पे खत्म हो रही है ना, यहां पे तो यहां पे ब्रेक हो रही है, नहीं ब्रेक हो रही है। तो इसने बोला कि कॉन्स्टेंटली जो है यहां पे ओशियनिक क्रस्ट बन भी रही है, इस तरफ बन रही है और इस तरफ टूट रही है, अलॉन्ग विद इट कॉन्टिनेंट्स भी साथ साथ में बन रहे हैं। आपको समझ आई ये चीज? सोचो कि ये कौन सी प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट, और इसके साथ ये कौन सी प्लेट है, ओशियनिक प्लेट है। अभी कोई मूवमेंट नहीं हो रही। हमने बोला कि नीचे करंट्स चल रहे हैं, जब करंट चल रहे हैं तो ये इस तरफ मूव करेगी। सोचो कि करंट इस तरफ चल रहा है, जब नीचे करंट चल रहे होंगे इस तरफ तो प्लेट भी उस तरफ स्लाइड करेगी, जब स्लाइड करेगी तो ये इस तरफ जाएगी, इसके साथ टकराएगी तो ये इससे नीचे चल जाएगी। तो यहां से ये वाली जो पार्ट था ओशियनिक क्रस्ट का ये टूटा, ये खत्म हुआ। लेकिन हमने बोला कि जब ये इधर मूव करेगी तो जो लावा यहां से बाहर निकलेगा, यहां गिरेगा, जहां पे लावा गिरेगा तो वहां पे माउंटेन बनेगी, ठीक है। हमने ये, लेकिन ये ओशन के बीच में है, रिजिस, इसको ओशियनिक रिजिस बोलेंगे। हमने इस सी फ्लोर स्प्रेडिंग में जो है इस हैस ने ये बोला देयर इज कांस्टेंट फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ओशियनिक क्रस्ट अलोंग विद इट फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट। यहां पे कॉन्टिनेंट भी बन रहा है ना, जो हमारे माउंटेन्स बन रहे हैं। तो ये चीजें से बताई। अब इसने ये किस एविडेंस पे बोला, अब लिखो यहां पे एविडेंसेस, ये डायग्राम बनाओ आप, इसके नीचे जहां पे आपने लिखा
ये वाली डायग्राम बनाओ, ये डायग्राम बनाओ। ये कौन सी प्लेट है? ओशियानिक प्लेट। ये कौन सी प्लेट है? ओशियानिक। यहां पे लिखो आप फॉर्मेशन, यहां पे लिखो डिस्ट्रक्शन ऑफ ओशियानिक प्लेट, यहां पे आप लिखो फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है। अब किस बेसिस पे, हमने पहले भी हमने बोला कि उसने थ्योरी बताई, लेकिन किस बेसिस पे इसने ये चीजें बोल दी है, उसमें उसके लिए आप बनाओ, यहां पे पेंटागन बनाओ। डायरेक्टली मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, वो डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। अभी जो हैस ने बोला ना, अभी वो उतने, ये जो हमने ये बताया ना कि डिस्ट्रक्शन हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है, इसने सिर्फ वॉल्केनिक इरप्शंस की बात की हुई है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये बेसिकली होता है, हम एग्जांपल से बात करेंगे कि कैसे किसी जगह पे बन रही है और किसी जगह पे ये नाज़का प्लेट है हमारी, वो सबसाइड हो रही है, वहां पे माउंटेन्स बन रहे हैं, एंडीज बन रहे हैं, तो वो वाली एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है उसकी। एविडेंसेस, पेंटागन बनाओ। पहले वाले पे यहां पे लिखो आप वॉल्केनिक इरप्शंस, वॉल्केनिक इरप्शंस, वॉल्केनिक इरप्शंस ऑल अलोंग, volcanic eruptions all along mid oceanic ridges, mid oceanic ridges। volcanic eruptions all along mid oceanic ridges। जब आप पढ़ोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनिज्म कहां कहां पे है, तो ये आपको एक बीच में मिलेगा, ये वाला, ये है अमेरिकन प्लेट, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये यूरोप, इसके बीच में ना, ये सेंटर से आपको एक वो पूरा इकोसिस्टम मिलेगा। उसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है यहाँ पे, कौन सी? आइसलैंड। आइसलैंड भी एक वॉल्केनिक क्या आइलैंड है। तो ये यहां से लेके यहां तक पूरा एक रिज बने, मतलब प्लेट्स जो है ना एक दूसरे से, ये वाली जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शंस, ये ऐसे मूव कर रही हैं, जिसकी वजह से क्या है, वहां से वो eruption होती है, वो साइड पे रिजेस बने हुए हैं। ठीक है ना? रिंग ऑफ फायर नहीं, ये यहां पे है, रिंग ऑफ फायर इस तरफ है, ये यहां पे है, मिड ओशियनिक रिजेस यहां पे है। ठीक है, तो वॉल्केनिक इरप्शंस ऑल अलोंग मिड ओशियनिक रिजेस एक एविडेंस था, जिसकी वजह से इसने बोला कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है। दूसरी चीज लिखो, rocks equidistant, equidistant rocks equidistant from crest is equal to, लिखो, is equal to same age same polarity, सेम एज सेम पोलैरिटी। अब देखो, हमने बोला कि रॉक्स, फॉर एग्जांपल यहां पे एक रॉक है, यहां पे एक रॉक है, और सेम यहां पे एक रॉक है। हमने बोला कि ये क्रेस्ट बना है, इसके इस तरफ और इस तरफ इक्वल डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस पे जो रॉक्स है उनकी सेम एज है और सेम पोलैरिटी है। क्यों? क्योंकि ये रॉक जो ये है, ये किसी टाइम पे यहां पे बने थे, और हमने बोला कि क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शंस जो है वो कांस्टेंटली हो रही है और ये पुश हो रहे हैं इस तरफ, हमने बोला, इसीलिए हमने बोला कि ये वाला जो है, ये वाला कभी यहां पे भी था, सांस भी कभी बहू थी, है ना?
तो ये वाला भी एक टाइम हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली पुश हो रहे हैं, और हमने बोला कि कॉन्स्टेंटली यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो प्लेट कॉन्स्टेंटली आगे आगे मूव कर रही है। तो इसने बोला कि रॉक्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम क्रेस्ट हैव सेम एज एंड सेम पोलैरिटी। कोई भी टाइम होता है जब रॉक्स निकलती है उसमें आयरन होता है, ठीक है, आयरन होता है, तो उसकी वजह से जब फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, ठीक है, अब हम जब मैग्नेट रखते हैं अपने आप वो नॉर्थ की तरफ करता है, तो सोचो कि किसी चीज में लावा के बीच में आयरन है, तो वो अर्थ की जो मैग्नेटिज्म के हिसाब से अपनी पोलैरिटी रखेगी, उसकी मतलब डायरेक्शन उस तरफ से होगी। तो हम इसी कंसेप्ट को बोलते हैं पैलियो मैग्नेटिज्म। तो इसने बोला कि ये वाला रॉक और ये वाला रॉक एक तो सेम एज, जो एक तो सेम डिस्टेंस पे है क्रेस्ट से, और इनकी सेम एज भी है और सेम पोलैरिटी भी है, क्योंकि ये एक ही टाइम पे इरप्ट हुआ था, फॉर्मेशन एक टाइम पे हुई थी इनकी। तो उस वक्त जो उसकी मैग्नेटिज्म थी इसकी किसकी, अर्थ की, उस हिसाब से वो लाइन हुआ था। तो ये इसकी और इसकी पोलैरिटी सेम है और एज भी सेम है, क्योंकि एक ही टाइम पे बने थे। तो ये भी बताते हैं कि ये एक ही टाइम पे बने थे, तो इसका मतलब यही हुआ कि वॉल्केनिज्म से बनते हैं, ठीक है। तो हमने पहले यही चीज लिखी थी, वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से ये बन रहे हैं। जो हमने नीचे करंट्स बनाए बेसिकली वो पिछली जो थ्योरी थी उसको हमने ऐड ऑन किया, समझो। जो हमने ये तोड़ा ये बेसिकली प्लेट टेक्टोनिक्स का कंसेप्ट है। जो हमने इसमें कंसेप्ट पढ़ा है ना, बेसिकली वो पीछे और आगे वाले दोनों कंसेप्ट्स का मिश्रण है, मिक्सचर है। इसमें सिर्फ इसने बोला था कि वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से हो रहा है, वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं जिसकी वजह से प्लेट्स मूव कर रही है, प्लेट्स मूव कर रही है, तो उसकी वजह से एक तो फॉर्मेशन भी हो रहा है, डिस्ट्रक्शन भी हो रही है, ठीक है। अब अगला पॉइंट लिखो आप, ओशियानिक रॉक, ऐसे लिखो ओशियानिक रॉक, ऐसे लिखो लेस देन कॉन्टिनेंटल रॉक, कॉन्टिनेंटल रॉक, ब्रैकेट में लिखो इन एज, इन एज। देखो अगर ऐसा होता कि ओशियानिक जो रॉक है, ओशियानिक प्लेट जो है वो अगर पुरानी, हम ये सोच के चले कि जी बिल्कुल कुछ मूवमेंट नहीं हो रही है, तो ओशियानिक प्लेट बहुत पुरानी होगी कॉन्टिनेंटल से। लेकिन जब इन्होंने पाया, इन्होंने ये जब डिस्कवर किया, इन्होंने बोला कि ओशियानिक जो रॉक है, ओशियानिक जो प्लेट है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट से बहुत बहुत ज्यादा कम उसकी एज है, जो हमने यहां से भी पता चला, क्योंकि कॉन्टिनेंटल प्लेट वैसी की वैसी है, लेकिन ओशियानिक रॉक फॉर एग्जाम्पल ये वाला था, यहां पे ये बना, तो इसकी एज कंपैरेटिवली इसकी बहुत कम होगी, है ना। तो हमने बोला कि ओशियानिक जो प्लेट है वो इट्स एज इज वेरी वेरी लेस देन कॉन्टिनेंटल प्लेट, है ना। तो ये चीज भी बताती है कि वॉल्केनिक इरप्शन हो रही है, प्लेट मूव कर रही है, और ओशियानिक प्लेट ही डिस्ट्रॉय हो रही है, और एक तरफ डिस्ट्रॉय हो रही है, एक तरफ फॉर्म हो रही है, और कॉन्टिनेंटल प्लेट वैसी की वैसी है, और इवन कि वहां पे माउंटेन्स बन रहे हैं, वो प्लेट टेक्टोनिक्स का कंसेप्ट है, ठीक है। चौथा आप लिखो, यहां पे लिखो आप ओशियानिक प्लेट 200 मिलियन ईयर्स, कॉन्टिनेंटल प्लेट आप लिखो 3200 मिलियन ईयर्स। इसकी एज कॉन्टिनेंटल प्लेट की जो एज है 3200 मिलियन ईयर्स उसकी एज है, वेरस ओशियानिक प्लेट की जो एज है वो 200 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओशियानिक प्लेट अभी भी ताजी बनी है कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो ये भी बताती है कि ये वाली जो है वॉल्केनिक इरप्शन कॉन्स्टेंटली जो है प्लेट्स को मूव कर रही है, और एक तरफ फॉर्मेशन हो रही है, एक तरफ डिस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है। अगर ऐसा ना होता तो ये तो इसकी एज भी 3200 4000 होती, ठीक है। अगला पॉइंट आप लिखो, ओशियानिक फ्लोर सेडिमेंट्स, ओशियानिक फ्लोर सेडिमेंट्स आर थिन, ओशियानिक फ्लोर सेडिमेंट्स आर थिन against expectations, against expectations। अगर ओशियानिक प्लेट पुरानी होती और डिपॉजिट्स का मतलब ये हो कि फॉर एग्जांपल हमारा जो गंगा है, अगर सोचो कि पहले से ऐसा ही था, कोई मूवमेंट नहीं हुई है प्लेट की,
ठीक है, कोई हमारी इंडियन प्लेट जाके यूरेशियन प्लेट के साथ टकराई नहीं है। तो गंगा अगर डिपॉजिट कर रही होती बे ऑफ बंगाल में, जो डिपॉजिट कर रही होती, तो वो बहुत पुराने होते, क्योंकि मूवमेंट नहीं हुई है, तो वहां के वैसे के वैसे डिपॉजिट्स होते जब अर्थ बनी थी तब के होते। लेकिन जब हमने ये पाया कि जो ओशन में डिपॉजिट्स हुए हैं वो बड़े थिन है, अगर वो उस वक्त बने होते तो बहुत ज्यादा थिक होते। लेकिन जब हमने ये सोचा कि बहुत पुराने होंगे, क्योंकि ओशियनिक प्लेट बड़ी पुरानी है। लेकिन जब हमने उसको डिस्कवर किया, उसको चेक किया, हमने पाया कि वो जो डिपॉजिट से बड़े थिन थे। ये बताती है कि ओशियनिक प्लेट जो है वो बड़ी यंगर है। ठीक है, अगला पॉइंट आप लिखो, डीप ट्रेंचेस इज इक्वल टू डीप ट्रेंचेस is equal to deep rooted earthquakes. Deep trenches, ठीक है। अब ट्रेंच कहां पे बन रहा है? ये ट्रेंच बन रहा है, और उसने बोला कि जहां पे डीप ट्रेंचेस है वहां पे अर्थक्वेक्स जो है वो डीप रूटेड है। जब इन्होंने बोला कि वो रिंग ऑफ फायर, और वहां पे जो अगर आप देखोगे वहां पे हमने देखा मिड ओशियनिक रिजेस पे, मैंने बोला कि जब आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनिज्म पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन जब आप पढ़ोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स तो आपको पता चलेगा कि यहां पे ये वाली जगह है, ये वाला पूरा एरिया जो है ना, यहां पे अराउंड 85% ऑफ टोटल अर्थक्वेक्स होते हैं। अपने उस पे जापान में हर साल अर्थक्वेक आते हैं, हर दिन अर्थक्वेक आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो बाउंड्रीज, यहाँ पे जो वो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से कॉन्स्टेंटली टकरा रहे हैं और एक नीचे जा रही है। जब एक ये फॉर एग्जांपल कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये ओशियनिक प्लेट है, और ओशियनिक प्लेट हमने बोला कि वो क्या होती है, वो डेंसर होती है, वो नीचे जाएगी। जब नीचे जाएगी तो ट्रेंच बनेगा। मैरियाना ट्रेंच सबसे वो डीपेस्ट ट्रेंच है। जब ये ऐसे बनेगी तो बीच में ये जो स्पेस बनी इसे हम ट्रेंच बोलेंगे। तो जितना वो ट्रेंच डीप होगा उतना बड़ा अर्थक्वेक होगा। तो इसका मतलब ये कि कॉन्स्टेंटली जो है जो प्लेट मूव कर रही है। और दूसरी तरफ उसने बोला कि जो मिड ओशियनिक रिजेस है, अब प्लेट इस तरफ आ रही है तो इस तरफ जो एरिया होगा वहां पे मिड ओशियनिक रिज, यहां पे लावा फूट रहा है, यहां पे जो अर्थक्वेक हो रहा है वो माइल्ड अर्थक्वेक हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट इसी के साथ लिखो, while mid oceanic ridges, while in mid oceanic ridges comma earthquake is equal to mid oceanic ridges, earthquake is equal to shallow। ठीक है, तो हम वापस से पीछे चलते हैं, वापस से उसको रिवाइज करते हैं कि हम पढ़ रहे हैं कि ओशियंस और जो है कॉन्टिनेंट्स कैसे बन रहे हैं। तो उसमें हमने बोला कि अलग अलग थ्योरीज अलग अलग लोगों ने दी। सबसे पहले वेगनर ने थ्योरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसने बोला कि कॉन्टिनेंट्स और जो ओशियंस है वो किस वजह से बन रहे, दो फोर्सेस की वजह से बन रहे। एक पोल फ्लिंग फोर्सेस और टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स ये हो गया जो सन और मून विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जो एक दूसरे की फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह खींच रहे हैं, तो वो बीच में जो हमारा लैंड मास वो टूट रहा है। दूसरा उसने बोला क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है तो पोल फ्लिंग फोर्स मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसको खींच रही है, तोड़ रही है इसको लैंड मास को। तो कैसे टूट रहा है वो हमने पता कर लिया। उसने एविडेंसेस दिए कि जिग्सा फिट हो रहा है, कौन सा, साउथ अमेरिका और उसके बाद वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। दूसरा उसने बोला कि टिलाइट मतलब सेडिमेंट्री डिपोजिशन ऑफ ग्लेशियल डिपॉजिट्स। सो ग्लेशियर जो डिपॉजिट कर रहा है तो वो वाले डिपॉजिट्स अलग अलग 6 एरियाज में पाए गए जो इंडिया में पाए गए। कहां पे पाए गए? मेडागास्कर में, अंटार्कटिका में, अफ्रीका में, फॉकलैंड आइलैंड्स में और ऑस्ट्रेलिया में पाए गए। तो इसका भी मतलब हुआ कि जो कॉन्टिनेंट्स थे वो एक टाइम पे एक जगह थे। फिर उसके बाद प्लेसर डिपॉजिट्स की एग्जांपल दी उसने कि जो वेस्टर्न अफ्रीका की गोल्ड कोस्ट है, गाना कोस्ट है, वहां पे गोल्ड तो है लेकिन पेरेंट वेन नहीं है। लेकिन ब्राजील में गोल्ड भी है और पेरेंट वेन। इसका मतलब ये हुआ कि एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अगर ना होते तो गाना पे और गोल्ड कोस्ट पे कैसे गोल्ड आ सकता था? नहीं आ सकता था। उसके बाद उसने बोला कि डिफरेंट एरियाज में जो अलग अलग हमें फॉसिल्स मिले। 2 एग्जांपल्स उसने दी, लेमूर्स और मीजोसारस, है ना।
लेम्यूर्स का बोला कि 3 जगह सिर्फ पाया गया है, इंडिया में और उसके बाद मेडागास्कर में, अफ्रीका में, और यही 3 एरियाज को उसने बोला लेम्यूरिया, इस एरिया को बोला, लैंड मास को बोला लेम्यूरिया, और उसने बोला कि ये 3 एक टाइम पे घटे थे, तभी तो लेम्यूर के फॉसिल तीनों जगह मिले। तो उसके बाद लूजोसारस के भी उसने एग्जांपल दिए, 2 जगह पाया गया, कहां कहां पे, सदर्न अफ्रीका और ब्राजील। आप साथ में बोलते जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद उसने बोला दूसरी जो थ्योरी आई, दूसरी थ्योरी में बोला कि जो कॉन्टिनेंट्स और ओशंस बन रहे हैं वो बेसिकली इंटरनल फोर्स की वजह से बन रहे हैं। वो इंटरनल फोर्स क्या, वो कन्वेक्शनल करंट्स हैं। कन्वेक्शनल करंट्स कैसे बन रहे हैं, बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की वजह से जो एस्टेनोस्फेयर है वो सेमी लिक्विड हो चुका है। जब सेमी लिक्विड हो चुके तो कन्वेक्शनल करंट्स जो बनते हैं, क्यों बनते हैं, बिकॉज ऑफ थर्मल डिफरेंसेस बिटवीन वन पार्ट ऑफ एस्टेनोस्फेयर एंड अदर। अब जब वो मूव करेगा तो साथ में प्लेट्स को भी मूव करेगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, करंट्स, सॉरी, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स बनेंगे। फिर उसके बाद सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कंसेप्ट आया। उसने बोला कि कॉन्स्टेंटली जो वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, कहां पे हो रहे हैं, मिड ओशियनिक रीजेस की वजह से। अब जब इरप्शंस हो रहे हैं उसकी वजह से प्लेट जो कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, जब कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है तो एक तरफ डिस्ट्रक्शन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लेट हो रहा है, दूसरी तरफ उसी प्लेट की डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो इसने बोला कि ऐसे जो हमारे जो है कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस बन रहे हैं, उसकी एग्जांपल्स उसने दी। पहला बोला कि, क्या बोला उसने, इक्विडिस्टेंस, रॉक इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस रिज हैव सेम एज एंड सेम पोलैरिटी। दूसरी चीज उसने बोला कि डिपॉजिट्स जो है ओशन फ्लोर के ऊपर वो थिन है एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेशंस। जितना एक्सपेक्ट किया होता, अगर वो पुराने जमाने से घटे होते, एक की जगह होते, तो बहुत ज्यादा ठीक होता उसकी डिपोजिशन। तीसरी चीज उसने बोली, क्या बोली उसने, कॉन्टिनेंट्स की जो एज है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू ओशंस। अगर ऐसा होता, या तो बराबर होती दोनों की एज, अगर मूवमेंट ना होती, तो इससे भी ये दर्शाया जाता है, इससे भी ये हमें पता चलता है कि ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। उसके बाद एक और लास्ट था डीप ट्रेंचेस। अब हमने बोला कि इस तरफ फॉर्मेशन हो रही है, इस तरफ डिस्ट्रक्शन हो, कैसे डिस्ट्रक्शन हो रही है, वो नीचे सब्सिडेंस हो रहा है। जहां पे सब्सिडेंस हो रहा है वहां पे वो ट्रेंचेस बनते हैं। जितना डीप ट्रेंच होगा उतना बड़ा अर्थक्वेक बनेगा। इसने बोला कि इस तरफ अर्थक्वेक्स बड़े हैवी अर्थक्वेक होते हैं, इस तरफ जहां से वॉल्केनिज्म हो रहा है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है, वहां पे माइल्ड शैलो होते हैं। तो ये था हमारा, ठीक है। अब आप इसकी रिवीजन करो 2 मिनट के लिए, सोच समझो, कंसेप्ट को इंटरनलाइज करो, ये वाला अब आगे आ जाएगा। रॉक इक्विडिस्टेंट, देखो यहां पे हमने बोला कि यहां पे सी फ्लोर, यहां पे वॉल्केनिज्म, वॉल्केनिक इरप्शन कॉन्स्टेंटली हो रही है। पहली लाइन पढ़ो जो इसमें हमने बोला, जो नहीं, जो हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग में लिखी है ना, लाइन क्या लिखी हुई है, at the crest of oceanic ridges causes the rupture of oceanic crust and new lava comes out from the oceanic crust. हाँ, टू अदर साइड। अब यहां से इरप्शन हुई, यहाँ पे डिपोजिशन हुई, और इसकी वजह से क्या, इरप्शन की वजह से ये वाली प्लेट इधर चलेगी, ये वाली प्लेट इधर चलेगी। हमने इसकी एग्जांपल ली, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये बना, यहाँ पे रॉक बने, ठीक है। हमने बोला कि अब एक बार इरप्शन हुई तो रुक तो नहीं गई ना इरप्शन, इरप्शन तो कॉन्स्टेंटली है, कॉन्स्टेंट इरप्शन हो रही है। अब जब इरप्शन हो रही है, ये प्लेट इधर जा रही है, ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे नया बन जाएगा। जो ये वाला था, जब और ज्यादा इरप्शन हुई, ये वाला पार्ट यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, और इरप्शन हुई, ये वाला पार्ट यहाँ पहुंच गया, ठीक है। सेम इस वाली प्लेट पे भी हो रहा है। जब हमने देखा ये वाला जो पार्ट यहाँ पहुंचा था और ये वाला पार्ट जो यहाँ पे पहुंचा था, इन दोनों की एज जो इक्वी डिस्टेंट थे फ्रॉम क्रेस्ट, यहां पे इसकी एज और इसकी एज हमने देखी, सेम एज थी, पोलैरिटी देखी, सेम पोलैरिटी थी। इसका मतलब ये हुआ एक ही टाइम पे बने थे, यही मतलब हुआ ना, एक टाइम पे बने थे। तो ये चीज भी ये बताती है कि यहां पे क्या हो रहा है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है, सी फ्लोर जो है स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। अब अगला हम करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स, तब तक आप इसको रिवाइज करो अच्छे से। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 2022 मेंस, डायरेक्ट क्वेश्चन, 21 मेंस, सीधा क्वेश्चन। ये कंसेप्ट अगर आपने इंटरनलाइज कर लिया ना, बस आपके लिए आसान है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। भाई आपको समझ आई?
हमने लिखा ना रॉक इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेम एज सेम पॉलिसी। हम्म दूसरा हमने जो पॉइंट लिखा ओशियनिक रॉक लेस देन ए कॉन्टिनेंट, वो 200 साल पहले का था, 3200 हम्म जो हमने सेम एज सेम पॉलिटी की बात करी, वो हमने ओशियनिक ओशियनिक की बात करी ना। हाँ हाँ, क्रस्ट के इस तरफ और इस तरफ ओशियनिक क्रस्ट की बात करी ना। कॉन्टिनेंटल हम ओशन सीधे बात करेंगे, ओशन जो प्लेट है वो कैसे बन रही है। एक पॉइंट ले ले, वो ये जो आपने मिड ओशियनिक रीजन में आर्कटिक शैलो वाला बताया, देखो उसने बोला कि जितना ट्रेंचेस वाला समझ आ गया, और इस तरफ जो मिड ओशियनिक रिजेस है ना, यहाँ पे होते ही शैलो। शैलो मतलब उस मैग्नीट्यूड के नहीं होते हैं, समझे। प्लेट जो है, जब एक दूसरे से प्लेट अर्थक्वेक्स कैसे हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये दो प्लेट है, ठीक है, क्योंकि प्लेट हम बोल रहे हैं कि मूवमेंट हो रही है हमेशा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल सुनना, अब अर्थक्वेक्स कैसे हो रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अर्थ प्लेट्स हमेशा मूव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एस्टेनोस्फीयर में कन्वेक्शनल करंट्स हैं। फॉर एग्जांपल ये दो प्लेट्स हैं, और ये क्योंकि नीचे कन्वेक्शनल करंट चल रही है और एक दूसरे में फंसे हुए हैं, ये फॉर एग्जांपल ये फंसे हुए हैं, लेकिन नीचे से फोर्स लग रही है। अब वो जो उस पर फोर्स लग रही थी, जो एनर्जी लग रही थी, वो स्टोर हो रही है एज पोटेंशियल एनर्जी, बट लेकिन वो क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे में फंसे हुए हैं अभी तक, वो है ना, फ्रिक्शन ज्यादा है, इंटरलॉकिंग होगी हुई है। और लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो वाली पोटेंशियल फोर्स इतनी बढ़ जाएगी, इतना वो हो जाएगा कि वो जो है थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर देगा, तो एकदम ऐसे वो जब मूवमेंट हो जाएगी, समझे। तो ऐसे अर्थक्वेक्स जो है वो बनते हैं, समझिए। तो यही चीज थी कि हाँ, उसने बोला कि ये नीचे जा रहा है, जब जितना नीचे जाएगा उतना जो है वो उसको हिलाएगा। जितना अर्थक्वेक क्या, रिलीज ऑफ एनर्जी, जितना नीचे जाएगा उतना उसको हिलाएगा, तो अर्थक्वेक बनेंगे। क्योंकि यहाँ पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग में, ये देखो प्लेट इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, तो वहां पे टकरा नहीं रहे हैं, कोलिजन नहीं हो रही है, डाइवर्जेंस हो रही है। उसकी वजह से जो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं वो शैलो आ रहे हैं, उतने डिस्ट्रक्टिव नहीं है। ये वाले कंस्ट्रक्टिव है, ये वाला जो ये वाला पार्ट है ना, इसको कंस्ट्रक्टिव, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रही है। कॉन्टिनेंट वाला है वो जहाँ डिस्ट्रक्शन है ना, वहाँ पे कौन से जो यहाँ पे दो, हाँ उठेगी ना, ऊपर उठेगी। ओशियनिक प्लेट नहीं है, ऊपर देखिए कॉन्टिनेंट ये जो है ना, सुनना, ये देखना, यहाँ पे हमारी इंडियन प्लेट, देखो प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन अलग अलग टाइप की होती है, एक डाइवर्जेंट और एक कन्वर्जेंट। यहाँ पे कन्वर्जेंट हो रही है, ये इसके साथ टकरा रही है, तो यहाँ पे माउंटेन्स बन रहे हैं। यहाँ पे डाइवर्जेंट हो रही है, और ये चीज याद रखना, जहां पे कन्वर्जेंट होती है वहां पे डिस्ट्रक्शन हो रही है ओशियनिक प्लेट की। यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रही है, ये फॉर्मेशन हो रही है, तो कंस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है ना, ये चीज है। और ये जो है ना एंडीज, ये जो नीचे वाले हैं, ये वाले, यहाँ पे प्लेट है नाजका, नाजका प्लेट है। नाजका प्लेट जो है साउथ अमेरिकन प्लेट के साथ टकरा रही है, उसके नीचे जा रही है, इसकी वजह से एंडीज बन रहे हैं। तो ये इंटरेक्शन अलग अलग। हो गया कोई इशू? ठीक है, अगला हम करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स।
हाँ, कोई इशू नहीं है ना। ठीक है, अब लिखो प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स, सेंटर में लिखो प्लेट टेक्टोनिक्स। अब इसमें हम क्या करेंगे, व्हाट वाई हमने कर लिया, जो हमने मूवमेंट की है ना, जो डायग्राम बनाई थी वो हमने कर लिया वाई। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लेट्स, टाइप्स ऑफ प्लेट्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटरैक्शन, इंटरैक्शन एंड प्लेट्स। यहां पे आप लिखो, यहां पे लिखो प्लेट्स। टाइप्स ऑफ प्लेट इंटरैक्शन, प्लेट्स इंटरैक्शन, प्लेट बाउंड्री इंटरैक्शन, प्लेट बाउंड्री इंटरैक्शन, ठीक है। अब हमने बोला कि प्लेट क्या है, प्लेट हम कर चुके हैं, प्लेट लिखो, प्लेट इज इक्वल टू क्रस्ट प्लस अपर मेंटल अबव asthenosphere। और टेक्टोनिक्स मींस बिल्डर। ठीक है, अब प्लेट्स की वजह से जो जो भी चीज बनेगी उसे हम बोलेंगे, उस चीज को हम बोलेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, सो मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, लिखो मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, ऑफ प्लेट्स that lead to formation or building of different landforms, of different landforms is called plate tectonics, plate tectonics। ठीक है, प्लेट क्या हो गया, और प्लेट टेक्टोनिक्स का मतलब हो गया बिल्डर। तो प्लेट्स की मूवमेंट, प्लेट्स की वजह से जो मूवमेंट की वजह से जो चीज बनेगी उसे हम प्लेट टेक्टोनिक्स बोलेंगे। अब किस किसने दिया है, मैकेंजी, पार्कर एंड मॉर्गन। मैकेंजी, पार्कर एंड मॉर्गन। टाइप्स ऑफ प्लेट्स के बीच में लिखो आप ओशियानिक प्लेट, ओशियानिक प्लेट। दूसरा लिखो कॉन्टिनेंटल प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट। तीसरा लिखो पार्टली कॉन्टिनेंटल और पार्टली ओशियानिक, पार्टली कॉन्टिनेंटल एंड पार्टली ओशियानिक। ठीक है, तो इसमें टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्री इंटरैक्शन, यहां पे एक बनाओ ट्राइंगल, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट,
and transform, convergent and transform, convergent, divergent and transform. जो हमने डायग्राम बनाई थी ये वाली, ठीक है, ये प्लेट है और ये प्लेट है, इन दोनों में कैसी प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन है? डाइवर्जेंट। और यहां पे कौन सी प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन है? कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट और, ठीक है, हाँ, ठीक है। ये हमने जो पिछली डायग्राम पिछले वाले में पहले पढ़ा था, ये डायग्राम बड़ी थी। यहां पे क्या हो रहा था, ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही थी और ये यहां पे एक तरफ जा रही थी। ये वाली प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन कन्वर्जेंट है और ये डाइवर्जेंट है। हमने बोला कि यहां पे डाइवर्जेंट जहां पे हो रही है वहां पे कंस्ट्रक्शन हो रही है किसकी? यहां पे वॉल्केनिक क्रेस्ट बन रहे, मिड ओशनिक रिजेस बन रहे हैं। तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री जो है कंस्ट्रक्टिव होती है। यहां पे डाइवर्जेंट इज इक्वल टू कंस्ट्रक्टिव। और यहां पे हमने बोला कंस्ट्रक्टिव। क्यों? ब्रैकेट में लिखो फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्रेस्ट। और कन्वर्जेंट का हमने बोला इट इज डिस्ट्रक्टिव। ब्रैकेट में लिखो ड्यू टू सबडक्शन ऑफ ओशियानिक क्रस्ट इज सबडक्शन ऑफ द प्लेट ऑफ वन प्लेट अंडर अनदर। नहीं, वो चीज नहीं कह सकते। अगर फॉर एग्जाम्पल कॉन्टिनेंटल जुड़ रही है, जो ज्यादा डेंसर होगी तो वो सब हम वो भी जनरलाइज नहीं कर सकते। तो एक प्लेट जो कि डेंसर है वो सबडक्ट हो जाएगी, वो सबसाइड करेगी दूसरे के नीचे। तो हमने कर लिया क्या है, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लेट्स हमने पढ़ लिया। ओशियानिक है, कॉन्टिनेंटल है, पार्टली ओशियानिक और पार्टली कॉन्टिनेंटल। फिर उसके बाद हमने बोला कि कैसी इंटरेक्शन होती है। हमने बोला डाइवर्जेंट डायग्राम बन गई, कन्वर्जेंट हमने डायग्राम बना दी, ठीक है। और उसके बाद हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्म। उससे पहले कन्वर्जेंट में लिखो आप, कन्वर्जेंट में पहला पॉइंट लिखो। ये डायग्राम लिखना कुछ नहीं है, ये डायग्राम बनाओ, साथ में ये चीज लिखो, फिर उसके बाद इधर आओ। ये बना लिया डायग्राम। तो अब ये नीचे क्या कर रहे थे देख के उस वक्त के? कौन सा? डायग्राम नहीं अगर बनाए, ठीक है। तो हमने बोला पहली यहां पे लिखो कन्वर्जेंट किस किस की होती है? ओशियानिक कन्वर्जेंस, ओशियानिक कन्वर्जेंस। फॉर एग्जांपल मिड पैसिफिक ओशन। दूसरी आप लिखो कॉन्टिनेंटल फॉर एग्जांपल क्या है? इंडियन यूरेशियन प्लेट। और तीसरी कॉन्टिनेंटल ओशियानिक इंटरेक्शन कन्वर्जेंस, कॉन्टिनेंटल ओशियानिक कन्वर्जेंस। फॉर एग्जांपल नाज़का
एंड साउथ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट। अभी देखेंगे हम अलग से डायग्राम बना के, नाज़का साउथ अमेरिकन प्लेट एंड साउथ अमेरिकन प्लेट। ठीक है, पीछे कंसेप्ट जो हमने ये डायग्राम बनाई थी ना, वो सारा कंसेप्ट वही है। ठीक है, पीछे हमने कर लिया था, पीछे ही हमने कर लिया था कि कैसे मूवमेंट हो रही है। उसने सिर्फ बोला था कि वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से हो रहा है, लेकिन हमने भी नीचे कन्वेक्शनल करंट से स्टेनोस्फीयर का भी कंसेप्ट डाल दिया था। तो वो ये वाली डायग्राम, वो जो हमने कंसेप्ट नीचे लगाया था, वो जो है इस पे लगता है। इससे पीछे जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग में था, सिर्फ इसलिए बोला था कि सिर्फ वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से हो रहा है। ठीक है, उससे पीछे पोल फ्लिंग एंड टाइडल फोर्स की वजह से हो रहा है। तो हमने बोला प्लेट क्या है, प्लेट क्या हो गया, क्रस्ट एंड अपर मेंटल अबव एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, फिर दूसरी चीज हमने बोला कि हाँ, जो उसके ऊपर जो लेयर होगी ना, वो डिफरेंट प्लेट्स क्या थे, क्रस्ट एंड अपर मेंटल। लेकिन ये जो प्लेट्स है ना, ये जो पूरा लैंडफॉर्म जो बनता है इसके ऊपर, इट इज ब्रोकन इनटू पार्ट्स कॉल्ड एज प्लेट्स। जो उसके ऊपर फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे ये एस्थेनोस्फीयर है, तो ये पूरा जुड़ा हुआ भी तो हो सकता है, लेकिन हमने बोला कि ये पूरा सिस्टम जो है ये टूटा हुआ प्लेट्स में, जिन्हें हमने बोला प्लेट्स में, स्ट्रक्चर लैंड मासेस को बोला प्लेट्स। ठीक है, उसके बाद हमने बोला कि व्हाट टाइप्स ऑफ प्लेट्स की तीन टाइप की प्लेट हो गई, ओशियानिक प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियानिक और कॉन्टिनेंट, पार्टली ओशियानिक और पार्टली कॉन्टिनेंटल। फिर हमने बात की किस टाइप की इंटरेक्शन होती है इन प्लेट्स की, एक दूसरे के साथ कैसी इंटरेक्शन होती है। हमने बोला कन्वर्जेंट होती है, डाइवर्जेंट होती है और ट्रांसफॉर्म होती है। कन्वर्जेंट में हमने बोला कि प्लेट्स जो है एक दूसरे की तरफ आते हैं, और ये डिस्ट्रक्टिव होती है जो इंटरेक्शन होती है। उसके बाद डाइवर्जेंट क्या बोला, डाइवर्जेंट एक दूसरे दूसरी जा रही है। अब एक चीज हमने देखी, यहां पे एक जगह कन्वर्जेंस हो रही है, एक जगह डिस्ट्रक्शन हो रही है ना, डाइवर्जेंस हो रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये वाली प्लेट सिर्फ, जैसे नाज़का प्लेट है, नाज़का प्लेट साउथ अमेरिकन प्लेट की तरफ आ रही है, लेकिन इस प्लेट से तो दूर जा रही है। जो एक प्लेट एक तरफ कन्वर्जेंस कर रही है, दूसरी तरफ वो डाइवर्जेंस कर रही होगी, ये चीज भी हमने दिमाग में रखनी है। तो फिर हमने बोला कि डाइवर्जेंट प्लेट जो बाउंड्री इंटरेक्शन होती है, दैट इज कंस्ट्रक्टिव इन नेचर। क्यों? फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्रस्ट। और जो कन्वर्जेंट होती है वो डिस्ट्रक्शन होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ओशियनिक एनी प्लेट दैट सबसाइड्स, है ना। उसके बाद ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। अगर फॉर एग्जांपल यहां पे आप डायग्राम बनाओ, अगर ये प्लेट है, ये इस तरफ मूव कर रही है और ये प्लेट इस तरफ मूव कर रही है, तो इस मूवमेंट को, इस प्लेट की प्लेट्स की इंटरेक्शन को हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्म इंटरेक्शन, प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन। नीदर कन्वर्जेंस, यहां पे लिखो, नीदर कन्वर्जेंस नॉर डाइवर्जेंस, जस्ट स्लाइड पास ईच अदर, जस्ट स्लाइड पास ईच अदर। ठीक है, अभी तक कोई कंफ्यूजन? तो हम कितने हमने कर लिया, आप देखो वो जो हमने पहले पेंटागन बनाया था, क्या क्या हो गया हमारा? सुपर कॉन्टिनेंटल हाइपोथेसिस है इसमें। सुपर कॉन्टिनेंटल हाइपोथेसिस। अच्छा सॉरी एक डायग्राम हमारी रह गई है। हमारी डायग्राम रह गई है। कौन सी डायग्राम रह गई है? जो हमारी अलग अलग प्लेट्स हैं, जैसे हमने कितनी मेजर प्लेट्स हैं? 7 मेजर प्लेट्स हैं और मल्टीपल अराउंड 21 माइनर प्लेट्स हैं। तो आपने वो जगह छोड़नी है और डायग्राम खुद बना के लानी है। जो हमने ओशियानिक प्लेट, हमने बोला कि 3 टाइप की प्लेट्स होती हैं, ओशियानिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट। जैसे पैसिफिक प्लेट है, ठीक है, वो ओशियानिक प्लेट होगी। जैसे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, वो कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी, है ना। यूरेशियन प्लेट है कि वो होगी, ठीक है। तो आपने पूरी डायग्राम बनानी है, कौन कौन सी कोकोस कहां पे है, फिलीपीन कहां पे है, अरेबियन कहां पे है, नाज़का कहां पे है। तो ये चीजें सब आपने डायग्राम बना के लानी है। हाँ मतलब जितनी डायग्राम में है,
प्लेट्स का क्वेश्चन है क्या पूछे? प्लेट्स का लास्ट का प्लेट का अरेंज करना ऑर्डर ठीक है, डायग्राम तो पार्ट बनाओ, छोड़ो ये बनाओ। बनाओ बनाओ बनाओ। हाँ बनाओ। सही है। बनाओ। हाँ हाँ हाँ, ऐसे टेढ़ा करके बनाओ ना, उसी उसी पे बन जाएगा ना, इतना थोड़ी है वो, ऐसे टेढ़ा करो आप लैंडस्केप पे। तो यही तो, इसी पे तो प्लेट बनाएंगे हम, ये तो प्लेट्स बना रहे हैं। बनाओ ना, फिर बनाओ, फिर बनाओ। कल हमने पढ़ा था यहाँ पे अलास्का लूशियन आइलैंड्स। कोई नहीं, काट लेंगे बीच में। आइए रहना में। ठीक है सर। ऑस्ट्रेलिया भी बनाया। ये है ना ऑस्ट्रेलिया, आधा उधर है, आधा उधर है। ये प्लस पैसिफिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट। रिवर्स साइड इसके अंदर करके हाँ ये पैसिफिक प्लेट है, पैसिफिक ओशियन है ना ये। ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ये साउथ अमेरिकन प्लेट। ये अफ्रीकन प्लेट।
ये यूरेशियन प्लेट, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कितनी हो, 1 2 3 4 5 6, एक अंटार्कटिक प्लेट। बन गया। अफ्रीकन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट, पूरा जापान तक है। आगे तक ये यहाँ पे जाके इसके साथ उसकी इंटरेक्शन हो रही है। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, हो गया। यहाँ पे नाज़का प्लेट आएगी, यहाँ पे NAZCA, हाँ नाज़का प्लेट। यहाँ पे कोकोस प्लेट, COCCOS। यहाँ पे करीबियन प्लेट, कोकोस करीबियन नाज़का। हो गया। ये वाली अरेबियन प्लेट, यहाँ पे फिलीपीन प्लेट, फिलीपीन प्लेट। यहाँ पे कैरोलिन प्लेट, CAROLINE, कैरोलिन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, कैरोलिन, कैरोलिन। कैरोलिन का लिखो, बिटवीन इंडियन एंड फिलीपीन प्लेट, बिटवीन इंडियन एंड फिलीपीन प्लेट। इंडियन एंड फिलीपीन प्लेट। ठीक है, तो हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स हो गया ना। कैरोलिन, कैरोलिन। कैरिबियन, कैरिबियन प्लेट, कैरिबियन प्लेट। क्यों? ठीक है, अभी तक कोई प्रॉब्लम? आपको कोई प्रॉब्लम? पक्का? बिटवीन इंडियन एंड फिलीपीन, फिलीपीन कोई प्रॉब्लम तो नहीं अभी तक है? थोड़ा तेज है अभी, आज थोड़ा वो
है ना? नहीं नहीं, अभी सुपर कॉन्टिनेंटल हाइपोथेसिस। हाँ, अब कहाँ से हो? लोरन से। यहाँ कहाँ पे रहते हो? अलग भी रहते हो? किस चीज, कहाँ पे जॉब कर रहे हो? क्या इनके साथ? अच्छा, ग्रेजुएशन कब हुई थी आपकी? 20 में? ठीक है, तो हम पहले रिवाइंड करते हैं पूरा। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं, जैसे हम ऐसे लिखते हैं ना, जब अल्लाह करे सारे मेंस लिखें, जब हम ऐसे लिखते हैं तो हर एक पैराग्राफ, जब नया पैराग्राफ हम स्टार्ट, हर पेज पे हमारे 3 पैराग्राफ होने चाहिए, और हर पेज में हमारे 3 पैराग्राफ होने चाहिए, और हर एक पैराग्राफ का जो एंड है वो हमारी थीम, जो मेन थीम है उसके साथ मिलना चाहिए। तो इसीलिए हम हर एक टॉपिक के बाद वापस से पीछे जा रहे हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है ना। कभी कभी हम घूम जाते हैं टॉपिक करते करते ना, हमें समझ नहीं आ रही हम किधर जा रहे हैं, हम क्या पढ़ क्या रहे हैं। तो हम बेसिकली पढ़ रहे हैं कि ओशंस और कॉन्टिनेंट्स कैसे बन रहे हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक्स में कैसे बन रहे हैं कि प्लेट्स हमेशा मूव कर रही है, और प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस बन रहे हैं। वो कैसे बन रहे हैं वो हमने पीछे डायग्राम जो बनाई थी उसमें हमने कर लिया, ठीक है। हमने एग्जांपल दी यहाँ पे नाज़का प्लेट, ये एग्जांपल थी। नाज़का प्लेट इस तरफ जब जा रही है, यहाँ पे एंडीज बन रहे हैं, यही मैंने एग्जांपल दी ना। कॉन्टिनेंटल और ओशनिक जब प्लेट्स मिल रही हैं, ये जब इसके साथ कोलाइड करिए, कन्वर्जेंस हो रही है, तो यहाँ पे एंडीज बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लेकिन डाइवर्जेंस हो रही है, यहाँ पे क्रेस्ट बन रहे हैं, ठीक है। तो हम जो है हम यही चीज पढ़ रहे हैं कि ओशंस और कॉन्टिनेंट्स कैसे बन रहे हैं। अलग अलग थ्योरीज ने कैसे बताया। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ने बोला कि पोल फ्लिंग एंड टाइडल फोर्स की वजह से। दूसरी जो थी उसने बोला कि इंटरनल एस्टिनोस्फीयर में कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से ओशंस एंड करंट्स बन रहे हैं, ठीक है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग ने बोला कि वोल्केनिक इरप्शन जो हो रही है उसकी वजह से बन रहे हैं। समझ रहे हो ना। हमारा मकसद ये है कि जब हम यहां से बाहर जाए हमें पता होना चाहिए, याद होना चाहिए हम क्या करें। प्लेट टेक्टोनिक्स ने सब जितने भी टॉपिक्स थे अभी तक, जितने भी कंसेप्ट थे, सबको मिक्स करके बोला कन्वेक्शनल करंट्स चल रहे हैं जी। जो प्लेट्स जब मूव कर, कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से प्लेट मूव की, जब वो मूव की तो वहां पे स्पेस बनी, वहां से इरप्शन हुई। जब इरप्शन हुई तो वहां पे क्या हुआ, नया क्रस्ट बना। लेकिन जब वो मूव की तो कहीं ना कहीं सबसाइड हुआ तो वहां पे डिस्ट्रक्शन ऑफ ओशन हुआ। लेकिन वहां पे माउंटेन्स भी बने, जहां पे हमने एग्जांपल दी एंडीज, ठीक है। तो ये हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स तक हो गया। अब हम आगे करेंगे सुपर कॉन्टिनेंटल हाइपोथेसिस। सुपर कॉन्टिनेंटल हाइपोथेसिस, सुपर कॉन्टिनेंटल हाइपोथेसिस। और इन्हीं में से प्लेट टेक्टोनिक्स, अगर आप जेके पीएससी का इस बार हाई चांसेस है कि प्लेट टेक्टोनिक्स पे क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये डायग्राम जितने भी, देखो कोई भी क्वेश्चन आता ना आपको मेंस में, तो आपको क्या करना है, ये जितने भी हमने कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन, ठीक है, कैसे बनती है, कैसे वो, ये पूरी डायग्राम आपके पास होनी चाहिए। कौन कौन सी प्लेट है, अपनी मेजर कौन सी है, माइनर कौन सी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम कोई भी टॉपिक करते हैं उसको डिवीजन करते हैं अलग अलग पार्ट्स में, जहां पे डिवीजन हो रही थी हमने डिवाइड किया, समझ रहे हो ना। अब हम आगे करते हैं सुपर कॉन्टिनेंटल हाइपोथेसिस। सुपर कॉन्टिनेंटल हाइपोथेसिस by TUZO, ट्यूजो विल्सन है। और नोट्स वाला कौन है जो नोट्स खोल के रखता साथ में? नोट्स बंद रखा करो यार, नोट्स बंद रखा करो, ठीक है। ट्यूजो विल्सन, और यहां पे लिखो सुपर कॉन्टिनेंटल हाइपोथेसिस और विल्सन साइकिल। विल्सन साइकिल, विल्सन साइकिल। अब इसके नीचे लिखो आप अर्थ्स हिस्ट्री
Earth's history, Earth's history is the history of one Pangea to another. One Pangea to another. किसी को समझ आई क्या बोल रहा है? कोई बता सकता है क्या मतलब हुआ इसका? Pangea हम पढ़ चुके हैं क्या है? एक जो पास था उसको ये चल रहा है। हाँ। हिस्ट्री जो है डिवीजन हाँ। लैंड मासेस बन रहे हैं मतलब मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल हमने बोला कि एक पंजिया से दूसरा पंजिया बन रहा है। उसने बोला था कि एक पंजिया टूटा तो बोला है, उसने बोला कि अगर एक तरफ एक जगह अगर पंजिया टूटा दूसरी तरफ पंजिया बन रहा है और ये कॉन्स्टेंटली चल रहा है, तभी उसने बोला आवर अर्थ हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ वन पंजिया टू अनदर। अगला पॉइंट यहां पे लिखो आप। At one place, one Pangea breaks, while at the same time, another Pangea is formed. ये थी हमारी विल्सन साइकिल। कि ऐसा नहीं हम कह सकते कि जी ये बना तो ये ऐसे टूटा होगा। एक जगह टूटा है दूसरी जगह बना है, जब वो टूटेगा तो कोई कहीं और बन जाएगा। और क्योंकि ये लैंड मासेस एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, एक जगह से टूट के दूसरी जगह जाएंगे तो वो उधर जाके पंजे नया बना लेंगे, जब उधर से टूटेंगे तो तीसरी जगह जाके पंजे बना लेंगे। तभी वो कह रहे हैं अर्थ हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ वन पंजिया टू अनदर। ठीक है, अब यहां से पूरा एक सार हम निकाल के हम लिखेंगे, जितना ये होगा ना इसे नीचे ऐसे लिखो आप, प्लेट टेक्टोनिक्स इन एक्शन। क्योंकि पेंजिया जो बन रहा है टूट रहा है ये भी प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से बन रहा है ना, क्योंकि हमने बोला कि अभी तक जितनी भी थ्योरीज थी उनका जितने भी कंसेप्ट थे प्लेट टेक्टोनिक्स ने यूज किए हैं, तो विल्सन साइकिल भी उसको अप्रूव कर रहा है। अब हम देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स इन एक्शन, कि इस वक्त प्लेट टेक्टोनिक्स एक्शन में चल रहा है, तो वो आपको खुद पता करके आना कि प्लेट टेक्टोनिक्स इस वक्त दुनिया में किस जगह एक्शन में है, जहां पे टूट रहा है, कोई चीज टूट रही है ना। हाँ बस बिल्कुल ये पढ़ के आना आपने। ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक्स इन एक्शन आपने एटलीस्ट ये ऐसे डब्बा बनाना है, 2 पॉइंट लिखिए, डायग्राम बना के लानी है कहां कहां पे, जैसे उन्होंने बोला कि रिफ्ट वैली इन अफ्रीका, उसकी एग्जांपल देनी है, कौन कौन सी कंट्रीज से वो होके आ रही है, वो रिफ्ट वैली कहां कहां से आ रही है, कौन कौन सी अफ्रीकन जो लेक्स है वो उस रिफ्ट वैली में आ रही है, कौन कौन सी प्लेट, सोमालियन प्लेट है, कौन सी प्लेट है वो अलग हो रही है। ठीक है, ये चीज आपको पता है ना, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ये जितना जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है अलग हो रही है, प्लेट्स अलग अलग हो रही है। ठीक है, सो आज की क्लास में इतना ही था। और एक चीज है कि ये है कि कर दो बंद, ये चीज है कि आप नोट्स क्यों नहीं अपलोड